ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। देखो, पिछले पार्ट में मैंने आपको केवल बेसिक समझाया इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले, आगे बढ़ेंगे। पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन को कहता है द्रव्यमानुपातिक क्रिया का नियम। इंपॉर्टेंट है और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किससे दिया था? ये दिया था गुलबर्ग और वाग ने सन 1864 में। तो इट वाज गिवन बाय द गुलबर्ग एंड वाग स्टेटेड इन 1864। 1864 में इन्होंने दिया था किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के घात के समानुपाती होती है, जिस घात के रूप में वह क्रिया समीकरण में उपस्थित हो। इतना सा है बस। हमने एक और इसी तरह का कुछ पढ़ा था रेट लो एक्सप्रेशन में, याद आया? रेट लो एक्सप्रेशन में केमिकल काइनेटिक्स में। ये लगभग लगभग सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस क्रिया में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान की घात के समानुपाती होती है। यानी अभिक्रिया का जो रेट होगा उस रिएक्शन के जो भी रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनकी एक पावर होती है, कुछ भी पावर होती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और ये जो पावर है वो वही पावर होती है जिस घात के साथ वो समीकरण में उपस्थित है। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसके रहेंगे इक्वेशन में प्रेजेंट, उतनी ही उसकी पावर होती है। तो एक बात ये है कि ये जनरली जो वर्क करता है वो बैलेंस रिएक्शन के साथ वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, किसके साथ वर्क करता है? बैलेंस रिएक्शन के साथ। ये आपको याद रखना है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। सो द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ईच सब्सटेंस participating in the reaction raised to power equal to its coefficient in the balanced equation। तो ये कह रहे हैं उनकी कुछ पावर आ जाती है जो कि उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है, रस समिति के बराबर होती है। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं M1A M2B M2C, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट से अभी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट्स की बात करता है। रिएक्टेंट्स कौन है? A B एंड C, ये तीनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी, ये तीन है। ठीक है, अब ये जो तीन है, अगर इसके अकॉर्डिंग में लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। भाई तीन रिएक्टेंट है, तीनों के होगा। और इनकी पावर क्या होगी? ये इन्होंने कहा इनकी पावर भी लगानी है, घात भी लगानी है। वो घात इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। सो क्या हो जाएगा? ए की पावर m1, बी की पावर m2 और सी की पावर m3, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ या ना? ये क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलो, ये हमें समझ में आता है। तो ये तो हो गया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो गया। अब यहां से अगर हम रेट को इक्वल करें तो रेट विल बी इक्वल टू के। के क्या आ जाएगा? एक कोएफिशिएंट आ जाएगा, के इनटू ए टू द पावर m1 बी टू द पावर m2 एंड सी टू द पावर m3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका होता है बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन से। यहाँ पर के क्या है? के रेट कांस्टेंट है, दर स्थिरांक है। ठीक है, अब आप कहो सर ये तो हमने सेम केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज चेंज है। इसमें जो पावर लगी है m1 m2 m3, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है बैलेंस इक्वेशन से। बट जो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लो एक्सप्रेशन आता है, उसमें जो पावर लगती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वहां कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ कंफर्म है। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ कंफर्म है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका लिख के देखना कि क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, H2 है, I2 है, इज इक्वल टू HI है। इसका बताओ रेट क्या लिखा जाएगा? इसका जो रेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब ध्यान से देखो, इसमें इनकी कोई पावर नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो जब पावर इनकी 1 क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि इसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो 1 है, इसलिए आई। अगर मैं यही बात करूं, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अगर मैं इसमें एग्जांपल नंबर 2 में देखूं, जो कि मैं लिखता हूं अमोनिया के लिए, N2 + 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखने लगूं तो क्या आएगा? बताओ बताओ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर 1। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लो, तो इसकी पावर 1 मान लो। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वल करने के लिए रेट विल बी इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3, ये इस रिएक्शन का रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की खास बात क्या है?
कि एक तो जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आपको इनकी सही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। ओके, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बैलेंस मतलब पूरी तरह से बैलेंस। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड्स, ठीक है? तो ये बराबर होना चाहिए। सेकंड थिंग कि रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए, यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो होनी चाहिए। उसी केस में आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात? तो बहुत ईज़ी सा है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन तो बहुत ही ईज़ी सा है। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हुई? अभी मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन समझाया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा-सा अलग है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से लिख दो कमेंट में कि सर क्लियर हो गया, आगे चलें। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को ही यूज़ करके हमारे पास आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था का नियम। देखो फ्रेंड्स, एक और बात मैंने आपको हमेशा से बताया, मेरे नोट्स दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्रैक्टिस शीट भी दोनों लैंग्वेज में होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर भी देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, फिर भी जनरली क्या होता है, जो वर्ड प्रेफरली यूज़ हो सकता है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। लाइक मेरे लिए हमेशा साम्यावस्था स्थिरांक बोलना बहुत बड़ा-सा लगता है, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईज़िली बोल पाता हूँ। आई होप कि आप समझ तो रहे होंगे, है ना? तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दिया करो कि सर इसे हिंदी में बता दो। तो ऐसी चीज़ें ना फ्लो में निकलती हैं लैंग्वेज के साथ, तो उनको हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बाकी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, तो आपके लिए कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है? क्वेश्चन आंसर भी। चलो, बात करते हैं, देखो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या? पहले ये समझ चाहता हूँ मैं, इसका बेस क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हमें पता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। एक स्टेट है एट व्हिच क्या होता है बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी कहानी हमें उसकी पता है। अब ये कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को ना आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो अब देखते हैं कैसे। देखो, हमें एक रिएक्शन मिली एबी, ए प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी, यानी ए और बी रिएक्टेंट्स है, सी और डी इनके प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल है। यानी जैसे-जैसे सी और डी बनेंगे, वैसे-वैसे रिएक्शन वापस हो जाएगी। ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं इसमें द्रव्यमानुपातिक क्रिया के नियम से देखूँ, ठीक है? फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांसंट्रेशन ऑफ ए एंड कांसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है? समझ रहे हो? भाई ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो मेरे लिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ये वाली है, और बैकवर्ड क्या है? ये वाली है। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके इसका रेट लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। दैट्स इट। इनकी कोई यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक नहीं दिए गए हैं, तो सिंपल आ गया। दैट विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ डिटेल में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के एफ। के एफ क्या आ गया? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। दैट्स इट। ये आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा बताओ? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा इसके लिए? तो इसके लिए क्या आएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आ गया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आ जाएगा बताओ? के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये तो लिख सकता हूँ। भाई बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस बार ये दोनों रिएक्टेंट्स है सी और डी, तो बस सी और डी के रिस्पेक्ट में मैंने लिख दिया। समझ में आई बात? हाँ या ना? अभी जो मैंने अप्लाई करा वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन था। ठीक है? यहाँ पर के बी और के एफ रेट कांस्टेंट है किसके लिए? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है? तो दीज आर रेट कांस्टेंट। अब हमें पता लग गया, इतनी कहानी हमने किससे कर ली? सिंपल सिंपल सी लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने कहानी कर ली, इतना हमें पता लग गया। अब हमें क्या पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
इक्विलिब्रियम की अवस्था पर जो अगर अभिक्रिया की दर होती है वो फर्स्ट अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, यानी कि आगे जाने वाली रिएक्शन उल्टी आने वाली रिएक्शन के दर के बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना KF AB इज इक्वल KB CD। भाई इसके इज इक्वल होगी नहीं होगी? सो KF concentration of A and concentration of B is equal to KB into concentration of C and D, that will be equal। तो KF upon KB अगर मैं कर लूं तो क्या हो जाएगा? CD upon A into B and KF upon KB will be equal to K। यहाँ से KF upon KB को क्या बना लिया? K बना लिया। तो यहाँ से K क्या आया? K आया इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, समझ गए? तो ये रेट कांस्टेंट है क्या? ये रेट कांस्टेंट एक रेशो है किस किस चीज की? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो K हमारा क्या है? KF अपॉन KB है कि नहीं? यानी कि कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों की रेशो थी K। ठीक है, क्लियर समझ में आया? और K को हम यहाँ क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? अब आपकी जो रिएक्शन होगी KF KB लो ऑफ मास एक्शन सेट के सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट होगी। अब कोई भी रिएक्शन आएगी आप उसके लिए K लिख सकते हो या फिर इसे KE भी लिख सकते हो, बात एक ही है। चाहे आप इसे K लिखो चाहे KE लिखो, ठीक है, बात एक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको लिखनी है। तो चलो फिर लिख के देखते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास आती है ये, इसका लिख के बताओ क्या होगा? जल्दी से लिख के बताना है। ठीक है, आपको जल्दी से लिख के बताना है, कमेंट करना। शुरू करें? डायरेक्ट लिखूं या एक एक करके बताऊं? देखो भाई, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल ई। तो ये तो हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स है और सी और डी हमारे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स है। तो अब चाहो तो आप अलग अलग के लिए लिख लो, चाहे एक साथ लिख लो। तो चलो एक साथ लिख देता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? KF फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट इनटू concentration of A to the power small a, concentration of B to the power small b। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब तो बता सकते हो इजीली। KB will be concentration of C to the power C, concentration of D to the power D। ये हो गया। अब हमें पता है KF एट इक्विलिब्रियम, लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, दैट इज KF concentration of A to the power A, concentration of B to the power B will be equal to KB concentration of C to the power C, concentration of D to the power D। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से KF अपॉन KB बराबर क्या आ जाता है? C to the power C, D to the power D अपॉन A to the power A and B to the power B, that will be equal to K और K। तो K के लिए ये आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर? समझ गए? हाँ या ना? इजी है ना? इक्विलिब्रियम लिखना आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम कैसे लिखेंगे रिएक्शंस को? आ गया? तो हमें ये पता लगता है कि इसमें जनरली जो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, जो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है उसका कंसंट्रेशन ऊपर होता है, रिएक्टेंट साइड का नीचे होता है। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए लिखना है तो इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लिख के E, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या? देखो, ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये वाले हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो K बराबर क्या आएगा? concentration of NO to the power 4, भाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक 4 है, concentration of H2O to the power 6 divided by concentration of NH3 to the power 4 and concentration of H2 to the power 5। बस ये आ गया। अब आपको अगर ये लिखना आ गया तो आपने साम्यावस्था स्थिरांक का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया। अब ये एग्जाम में आता भी है, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाता है। एक नंबर होता है, एक क्वेश्चन इजीली यहाँ से बन जाता है, ये लिखने के लिए आता है। ठीक है, समझ गए? चीजें क्लियर हुई? एक रिएक्शन दे देंगे और उसके लिए के साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा वो पूछ लेंगे, तो बताना होता है।
बता दोगे? बस जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर हो जाएगी। कुछ इसमें अलग नहीं है। हाँ या ना? क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? पक्का? सब कमेंट करके बताओ। अब ये इतना ईज़ी है कि आपको अब बहुत अच्छा लग रहा होगा इसे बनाते हुए, ठीक है? अब अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो आगे की चीज़ें समझनी ईज़ी हो जाती है। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली हम काम किस पे कर रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, हम जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं ना, जैसे हमने NO लिखा, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर सब्सटेंस लिखे हुए से क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मोलर कॉन्संट्रेशन ऑफ NO। यानी NO का मोलर कॉन्संट्रेशन लेना है और मोलर कॉन्संट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये भी पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मैं N लिखता हूँ इसका मतलब क्या है? कॉन्संट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, वो कॉन्संट्रेशन कौन सी वाला? मोलैरिटी वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है मोलैरिटी ऑफ NO। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? समझ गए? सिर्फ NO जो है डिनोट कर रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये मोलैरिटी ऑफ NO डिनोट कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं देखो सबसे अच्छी चीज़ जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। पीछे से तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से 100% आएगा। दिस इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो, हमेशा जब भी कोई कांस्टेंट वगैरह आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी कोई कांस्टेंट आता है, कोई फॉर्मूला आता है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। यही चीज़ हमें बताना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन-कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो साम्यावस्था स्थिरांक किन कारकों पर निर्भर करता है या किन कारकों से प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होता है, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इफ द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो इसको यहाँ समझाने के लिए एक काम करता हूँ, प्लेन पेज पे समझाता हूँ। मान लो एक रिएक्शन है और रिएक्शन को मैं कुछ अलग तरीके से लिखूँगा। मान लो M1 और S A है, M2 B है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो बन रहे हैं N1P प्लस N2Q, ये मान लो, ठीक है? PQ, ये बनना है। अब यहाँ से आपको KC लिखना है, लेकिन फिलहाल ये जो रिएक्शन है, वो कैसे रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए या पूरी रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड भी छोड़ो, मैं पूरी रिएक्शन के लिए सीधे K लिख देता हूँ। तो KE बराबर क्या होगा बताओ? कॉन्संट्रेशन ऑफ P टू द पावर N1, कॉन्संट्रेशन ऑफ Q टू द पावर N2 डिवाइडेड बाय कॉन्संट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2। ये हो गया, ठीक है? इसे हम मान लेते हैं K। ओके, अब मेरी बात सुनो, मैंने ये रिएक्शन ना रिवर्स करके लिखी हुई है, कहीं और ये रिएक्शन दूसरे तरीके से लिखी हुई है। ये लिखी हुई है N1P प्लस N2Q इज इक्वल M1A प्लस M2P। इस केस में ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स तो ये रहेंगे और प्रोडक्ट ये रहेंगे। यानी रिएक्शन को अगर रिवर्स लिख दिया, तब मुझे बताओ K क्या होगा? क्या ऊपर वाला ही होगा सेम? नहीं होगा ऊपर वाला, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसमें K डैश कर देता हूँ, तो K डैश विल बी concentration of A to the power M1, concentration of B to the power M2 divided by concentration of P to the power N1 and concentration of Q to the power N2। ठीक है, अब मुझे बताओ what is the relation between Ke dash and Ke? क्या रिलेशन है इनके बीच? रिएक्शन को रिवर्स कर दी, रिएक्शन को रिवर्स करने पे हमारे पास Ke डैश आ गया। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका होगा तो बहुत इजी है, दैट Ke डैश जो है वो क्या है बताओ? वो इक्वल है 1 अपॉन Ke के, यानी कि इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है बस। हमें ये पता लग गया अगर किसी रिएक्शन को आप सीधे तरीके से लिखते हो, उसके लिए Ke की वैल्यू जो भी रखी है, अगर वो रिएक्शन रिवर्स करके लिखी गई, तो उसके Ke की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। सिंपल सी बात, इस तरह से हम इसे समझते हैं। मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास PCl5 वाली, तो PCl5 इज इक्वल होता है PCl3 प्लस Cl2, और मान लो इसके लिए K की वैल्यू 10 टू द पावर 3 दे रखी है। समझ गए? और ये रिएक्शन इसने कहा कि अब PCl3 प्लस Cl2 करके लिख दी इज इक्वल PCl5। इसके लिए Ke की वैल्यू क्या होगी? इस वाली रिएक्शन के लिए Ke या Ke डैश की वैल्यू क्या होगी? तो अब सिंपल सी बताओ, रिएक्शन रिवर्स करी ना, तो Ke डैश विल बी 1 अपॉन Ke
that will be 1 upon 10 to the power 3 and it will be equal to 10 to the power minus 3. That's it. समझ गए? ये हो गया। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी बना दिया और आपको समझा दिया। कंसेप्ट समझ में आया कि अगर रिएक्शन रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा? ओके, हाँ या ना? तो पहली चीज ये थी कि यदि अभिक्रिया विपरीत दिशा में हो तब क्या होता है, केसी डैश यानी दूसरी रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू आती है वो पहले वाली रिएक्शन की केसी के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? ठीक है। दूसरी बात करता है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया से रस समिति पर। अभिक्रिया की रस समिति, रस समिति मतलब कि कितने उसमें मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज पर। ठीक है, देखो नीचे वाले को पार्ट को मत देखो, केवल रिएक्शंस देखो। 2NO2 इज इक्वल N2 प्लस 2O2। एक तो मैंने ये लिख दी, ठीक है। और मैंने अभी इस रिएक्शन को ना दूसरे स्टोइकियोमेट्रिक में लिखी हुई है NO इज इक्वल हाफ N2 प्लस O2। दोनों में क्या फर्क है? ध्यान दो, दोनों में सारे रिएक्टेंट अपनी जगह है, सारे प्रोडक्ट अपनी जगह, उनमें कोई चेंज नहीं है। एक मिनट, खांसी हो रही है। ओके, तो ये समझ में आया ना? इन्होंने क्या करा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हाफ करके लिखा हुआ है एक तरह से। अब हमें ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है केसी की या ई की, जो भी आप मानना चाहें, और इसकी जो वैल्यू उनमें क्या रिलेशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाफ करके लिखी हुई तो हर एक रिएक्शन में हाफ हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है डबल हो, ट्रिपल हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, कितनी भी हो सकती है। डज नॉट डिपेंड कि ये हाफ ही करके लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो हमें पता है इसके लिए जो हम केसी की वैल्यू लिखते हैं वो क्या आती है। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए केसी बराबर कॉन्स्टेंटेशन ऑफ N2 लिख के देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले के लिए ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। फॉर द फर्स्ट केसी बराबर क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O टू द पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2, ये आ गया। सेकंड वाले के लिए अगर हम बताएं तो केसी डैश कर लेते हैं, और केसी डैश बराबर क्या आएगा बताओ, N2 की पावर हाफ O2 अपॉन NO2। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, केसी डैश एंड केसी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है दैट केसी डैश इज इक्वल अंडर रूट ऑफ केसी। अगर मैं केसी का अंडर रूट कर दूं तो केसी डैश आ जाएगा। हाँ या ना? बात क्लियर है? यस और नो? भाई ऊपर वाली का भले ही उन्होंने स्टोइकियोमेट्रिक में तो 2 से डिवाइड करके लिखा है, लेकिन अगर इनके बीच रिलेशन देखो तो अंडर रूट 2 करके आंसर आ जाएगा, अंडर रूट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, चीजें समझ में आ रही हैं सबको? बताओ जरा, अच्छे से बताओ एक बार, क्योंकि जब ये चीजें समझ में आएंगी तभी चीजें क्लियर होंगी। अब एक कंसेप्ट भी समझना है बढ़िया वाला। अब देखो तीसरा कंसेप्ट क्या आता है, यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की जगह आंशिक दाब का प्रयोग। अब देखो होता क्या है, जो हमारे गैसेस सब्सटेंस होते हैं जनरली उनमें कॉन्सेंट्रेशन ना लेके उनका पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें डिफरेंट गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं जो मिक्स नहीं हो सकती। तो हमें पता है उन सब गैसों के मिक्सचर में टोटल तो कुछ ना कुछ प्रेशर उनका होगा, कुछ भी प्रेशर हो सकता है टोटल, लेकिन पर्टिकुलर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो अब जो गैसेस के केस होते हैं उनमें जनरली कॉन्सेंट्रेशन ना लेकर के पार्शियल प्रेशर ही यूज किया जाता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। ओके जी, समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब हमें क्या करना है, व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द गैसेस स्टेट पार्शियल प्रेशर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए? तो किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ गैस स्टेट के केस में पार्शियल प्रेशर यूज किया जा सकता है रेदर देन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर चीजें समझ में आई? चलो अब देखो यहाँ तो बहुत बड़ी सी रिएक्शन लिखी हुई है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं इजी वे में बताऊंगा, बाद में इसको अपने आप देख लेना। ठीक है, हम क्या करना है, पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं। चलो एक रिएक्शन लिखते हैं, एक रिएक्शन बहुत छोटी सी, दैट इज ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो गैस स्टेट में है, सभी चीज गैस स्टेट में है।
ठीक है। नाउ लेट्स सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इस ए गैस का पार्शियल प्रेशर पीए है, बी वाले का क्या होगा पीबी, सी वाले का होगा पीसी एंड डी वाले का होगा पीडी। ठीक है, ये इनके पार्शियल प्रेशर होगा रिस्पेक्टिवली सबके। अब हमें पता लग गया। अब यहाँ से अगर मैं केपी लिखने लगूं तो केपी की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ जरा। केपी की वैल्यू क्या आएगी? केपी की वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन आएगा नहीं पार्शियल प्रेशर, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन तो लिख ही नहीं, प्रेशर लिख रहे हैं ना। तो हम कैसे लिखेंगे? पी ए टू द पावर पी ए नहीं सी, सॉरी यहाँ पर सी क्या है हमारे पास प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट आता है, तो पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी अपॉन पी ए टू द पावर ए एंड इनटू पी बी टू द पावर बी। समझ में आया नहीं? किस किस को ये चीज समझ में आई? मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज किया, बस इतनी सी इसकी कहानी है। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? आ गया होगा इतना, कोई टिपिकल इसमें कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ इतना करा कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज कर लिया, बस इतना सा मैंने किया। अब समझो बात को आगे। इसमें ये तो हमारा केपी आया, केसी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं है, केपी वाला है, प्रेशर वाला। इसके और केसी के बीच रिलेशन बनाना है कि क्या इनमें कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसी रिएक्शन के लिए क्या मैं केसी नहीं लिख सकता? अगर मैं ये मान के चलूं ये रिएक्शन मुझे कॉन्सेंट्रेशन के साथ दी हुई हो तो क्या मैं केसी नहीं लिख सकता? बताओ इसके लिए केसी लिखूं तो क्या आएगा? कोई एक बोल दो यूजिंग द माइक, माइक ऑन करो और बोल दो। concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A and B to the power B, ये आ जाएगा केसी। लेकिन क्या ये दोनों भी इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है भाई, वो प्रेशर में है ये कॉन्सेंट्रेशन में है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें एक लॉ लगाना पड़ेगा, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल एन आर टी, पढ़ी है? ओके। अब यहां से अगर मैं पी की बात करूं प्रेशर की तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी अभी अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे यही तो चाहिए था, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन आर टी, पीक की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो किसी भी चीज के प्रेशर को, किसी भी चीज के प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ उसका कॉन्ट्रेशन मल्टीप्लाई आर इंटू टी, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या मैं इस वाली रिएक्शन को केपी बराबर ऐसे लिख सकता हूँ दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी आर टी टू द पावर सी, बड़ा ब्रैकेट। अब आपका होगा सर ऐसा क्यों लिखा? समझो, पी की जगह मैं सीआरटी रख रहा हूँ, इसमें पीसी है, पीसी का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ सी, दैट इज। तो इस पूरे की जगह जब मैं सीआरटी रखूंगा तो उसकी पावर सी भी है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी सी जाएगी, आरटी की पावर भी सी जाएगी। इसी तरह से डी वाले में रखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी एंड कॉन्सेंट्रेशन आरटी टू द पावर डी अपॉन में ए की पावर ए, आरटी की पावर ए एंड बी की पावर बी, आरटी की पावर बी। समझ में आया या नहीं? मतलब कि प्रेशर की जगह हमने इसके रिस्पेक्ट में रख लिया सबको, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि आगे इससे रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट आते हैं। ओके, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ केपी बराबर concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B into RT की पावर C plus D अपॉन RT की पावर A plus B। कितना को ये जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ ये सही है? भाई देखो RT सेम है, पावर जुड़ गई, C plus D हो गया, RT नीचे भी सेम है, A plus D हो गया, A plus B मतलब ये एज इट इज हो गया। तो क्या मैं इससे एक बार और लिख देता हूँ, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी इनटू में हमारे पास क्या है? आर टी की कंबाइंड पावर ए सी प्लस डी ऊपर और नीचे ए प्लस बी।
है कि नहीं? यही तो है। और क्या मैं इसको Kc लिख सकता हूँ? Kc, हाँ या ना? और Kc को क्या मैं इनटू में ऐसे लिख सकता हूँ R टू दी पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस n लिखना भूल गया मैं, समझो n क्यों कह रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो n ऑफ प्रोडक्ट माइनस n ऑफ रिएक्टेंट्स, हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Kp को? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। शॉर्ट में लिखना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n माइनस डेल्टा m, या फिर n माइनस m, या फिर डेल n, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। अब ये है क्या? ये है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, ठीक है। अब इसी तरह से जो उन्होंने क्वेश्चन वहां पे दी गई थी उसमें ये आया था आपका, इन्होंने क्या रखा था, सिग्मा n सिग्मा m और डेल्टा n आ गया था। सी ठीक है, समझ में आया चीजें, हाँ या ना? तो ये रिलेशन आता है Kp बराबर Kc इंटू, याद हो जाएगा, R2 की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, ठीक है, हाँ या ना? कोई डाउट? तो तीसरी चीज ये थी। तो हमने 3 रिलेशन देख लिए। एक तो अगर रिएक्शन रेसिप्रोकल हो जाए, सॉरी रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, कुछ भी हो जाए। और अगर प्रेशर दिया हो तो रिलेशन हो जाती है Kp इक्वल Kc RT टू द पावर डेल्टा n। अब यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है 100%। ओके, इस चीज को नोट करके अपने पास रख लेना। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं ये, बस 3 ही केस इससे बनते हैं, 3 से ज्यादा नहीं बनते। 3 से ज्यादा नहीं बनते। पूछा भी ये जाता है, देयर में भी 3 केसेस। अगर डेल्टा n बराबर 0 है, डेल्टा n बराबर 0 से कब हो सकता है? यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है, डेल्टा n है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यही तो है। और अगर दोनों साइड इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं तो डेल्टा n बराबर 0 आ जाएगा। जैसे रिएक्शन देख लो, एक रिएक्शन लिख देता हूँ, 2HI इज इक्वल H2 प्लस I2, हाँ या ना? भाई इधर अगर मैं देखूं, एक और एक 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है कि नहीं? तो डेल्टा n बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंस। तो इस केस में Kp बराबर Kc हो जाता है। समझ में आई बात? पहली चीज जो पूछी जाती है कि इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता लग गया। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो Kp बराबर Kc होता है। पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए, याद भी ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, व्हेन द डेल्टा n इज पॉजिटिव, डेल्टा n अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है। अब डेल्टा n पॉजिटिव कब हो सकता है? सोच के देखो, खुद से सोचो कि डेल्टा n पॉजिटिव कब हो सकता है। डेल्टा n पॉजिटिव सिर्फ एक केस में हो सकता है, इफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। एक ही केस है बस, जैसे कि ट्वाइस NH3 ब्रेक डाउन होता है N2 प्लस 3H2 में। नंबर ऑफ मोल्स बताना कितने इधर? 4, इधर 2। डेल्टा n बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज 2, पॉजिटिव के। और जब ये पॉजिटिव आया, दैट विल बी Kp, इस केस में Kc से ज्यादा होगा। तो इस रिएक्शन के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc। समझ गए, हाँ या ना? बताओ बताओ। तो अगर अब आपको Kc दे रखा हो और Kp की वैल्यू एक्सपेक्ट करनी हो तो Kp की वैल्यू ज्यादा आएगी, बस इतनी सी बात है। अगला देखो, थर्ड केस, व्हेन डेल्टा n इज इक्वल नेगेटिव। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? अगर डेल्टा n नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, कम, इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्लियर चीजें हुई? ओके। अब इस केस का एग्जांपल, आपका वो सारा एग्जांपल दो, बिना एग्जांपल तो समझ में नहीं आएगा। तो एग्जांपल बनाते हैं PCl5 का। PCl5 में क्या होता है बताओ? कि PCl3 और Cl2 जुड़ के PCl5 बनाते हैं, ठीक है, हाँ या ना? समझ गए? अब इस केस में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में तो 2 मोल्स है, प्रोडक्ट में 1 रह गया, तो डेल्टा n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 2, दैट विल बी -1, नेगेटिव हो गई।
हाँ या ना? अब जब ये नेगेटिव हो गई तो समझ जाओ बस केपी विल बी लेस देन द केसी। तो 3 केसेस हैं फ्रेंड्स जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ किस कंडीशन को देखना है। अच्छा लगा जान के ये चीज़। अब जो चीज़ें चल रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आएँगी। इसी से रिलेटेड कांसेप्ट आपको बहुत मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन्स भी आएँगे इससे रिलेटेड। निकालने के लिए भी आएगा, कैलकुलेट करने के लिए भी आएगा, कंपैरिज़न के लिए भी आएगा। सब कुछ आएगा इसी में। और मैंने उनको सबको एक जगह ही लाके इकट्ठा करके रख दिया। खैर, चीज़ें समझ में आई? अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्यावस्था स्थिरांक की इकाई। बहुत देर से ये चल रहा है कि अला भैया मुझे कोई इकाई नहीं बताना मेरी। तो इकाई में बहुत ईज़ी है। केसी टू द पावर केसी इज़ इक्वल एम टू द पावर डेल्टा एन बस। एम क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हुआ? नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसेस छोड़ दो और कुछ भी रखा है उसके लिए निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? इससे निकाल सकते हैं। और कंसंट्रेशन किस में देना है? मोल पर लीटर में। तो केसी की जो यूनिट होगी जनरली अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स टू द पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आ जाएगी। तो जरा मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी अगर रिएक्शन है ट्वाइस NH3 इज इक्वल N2 प्लस 3H2। निकाल सकते हो? हाँ या ना? तो केसी की यूनिट क्या होगी? ठीक है, मोल और लीटर इनवर्स की ना बस पावर चेंज होगी, जितनी भी होगी वो निकाल दो। ठीक है, निकाल दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना? इजी है तो करना। इतनी चीजें क्लियर हुई? पक्का? ठीक है। अब कुछ चीजें जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे अभी लिखा था दैट के सी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी बहुत अच्छे से लिखते आ रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल रिएक्शन के लिए कभी लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि नंबर 1 अगर कोई भी सॉलिड इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम में तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। समझ में आई बात? यानी कोई अगर मेटल अकेला लिखा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता ही नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में सॉलिड का कंसंट्रेशन आप 1 लेते हो। सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हो? 1 लेते हो, ठीक है? तो सॉलिड अगर कोई भी रिएक्शन के बीच में कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 रखना है। उसको रखना ही नहीं मतलब एक तरह से, उसकी जगह 1 आ जाएगा। चाहे उसकी पावर कितनी भी है, डज़न्ट मैटर 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ या ना? बताओ, बताओ। नेक्स्ट, इन केस अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद अ गैस और गैसेस। अगर कोई लिक्विड गैस या गैसेस एक गैस या बहुत सारी गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कोई लिक्विड भी है और साथ में गैसेस वाले भी है, तब कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। तब उस शुद्ध द्रव की सांद्रता को यूनिट माना जाता है। यानी वहां पर भी आपको जो लिक्विड लिखा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन केसी में इन्वॉल्व नहीं होगा। इनके सबके आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे जब रिएक्शंस करोगे ना सबके मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं? तो हमें क्या पता लगता है कि जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन भी नहीं लेना है, प्योर लिक्विड का भी नहीं लेना है। बस इतना केस है प्योर लिक्विड के केस में कि जो बाकी चीज़ें वो गैस होनी चाहिए और अगर वो अकेला लिक्विड है तो उसको यूनिट मानना है, एक मानना है, ठीक। नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम इन द एक्वस मीडियम, अगर कोई इक्विलिब्रियम एक्वस मीडियम में है, इफ H2 इज आल्सो इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम और H2O भी इक्विलिब्रियम में है। H2 का इन्वॉल्व होना मतलब क्या है कि रिएक्शन में जैसे अभी NO2 H2O वाली रिएक्शन आई थी, याद है? स्टार्टिंग में लिखी थी NH4 + O2 = NO + H2O, वो लिखी थी ना, उसमें H2O था। तो ये कह रहे हैं अगर उसमें मान लो वो रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, सारी चीजें एक्वस मीडियम में है, गैस में नहीं एक्वस मीडियम में है, तब आप H2O के कंसंट्रेशन को यूनिट मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। समझ गए? तब इसे भी यूनिट ले सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। चीजें क्लियर हुई? तो सॉलिड का भी हमें हमेशा चाहे पावर कितनी भी हो 1 रखना है। अगर सारी चीजें गैस हैं लेकिन उसके साथ लिक्विड आ जाए, कोई भी प्योर लिक्विड, तो उसको 1 रख देंगे, ठीक है? गैस को छोड़ के, ओके? लिक्विड का 1 हो जाएगा, ओके? तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर H2O है देन इट विल बी 1, ओके? क्लियर? हाँ जी, समझ में आया सब? आ गया है तो जल्दी से लिख दो यस। सब लोग लिखें। कैसी लगी क्लास? एज योर फर्स्ट क्लास इज
जैसे कि आपकी पहली क्लास है तो कैसी लगी? मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं? ईज़ी है? समझ में आई चीज़ें अच्छे से? देखो केमिकल इक्विलिब्रियम तो इतना टिपिकल नहीं है बट जब इसमें चीज़ें आती हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में तो वो टिपिकल लगती हैं। वो जनरली टिपिकल इसलिए लगती है क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ठीक से समझते नहीं हैं, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझा, तो आई गारंटीड कि आयनिक इक्विलिब्रियम से ज़्यादा ईज़ी आपको कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है? ओके, डन? ओके, तो एक चीज़ और सुन लो बस, ये वाली आज की एक और प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना, ठीक है? कि अभिक्रिया आगे होगी या नहीं होगी। इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे तो नहीं बनता, मैं आपको सच बताऊँ, मोस्ट ऑफ तो नहीं बनता, लेकिन चांसेस है कि बन जाए। अब कोई चीज़ अगर चैप्टर में इन्वॉल्व है और मैं अगर उसे स्किप करके इसलिए चल दूँ कि पिछले किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई, तो वो गलत हो जाता है, वो नाइंसाफ़ी है। हर चीज़ बतानी ज़रूरी है और क्योंकि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है तो या तो होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। नहीं पता है तो नहीं होता और अगर ज़रा-सा भी पता है, तो हिट हो ही जाता है। तो समझो, बस 3 चीज़ें याद रखनी है। ये कह रहे हैं इफ केसी इज़ ग्रेटर दैन 10 टू द पावर 3 यदि केसी की वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, 10 टू द पावर 3 के रिस्पेक्ट से ज़्यादा है, तब रिएक्शन प्रोसीड नियर टू कंप्लीट रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन। फ्रेंड्स मुझे 1 मिनट में आना पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट में आ रहा हूँ भाभी बस। ओके, आई एम बैक। ठीक है, तो अगर केसी इज़ ग्रेटर दैन 10 टू द पावर 3 ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी और नियरली टू कंप्लीशन लगभग पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, रिएक्शन कंप्लीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इफ केसी इज़ लोअर दैन 10 टू द पावर 3 रिएक्शन डज़ नॉट प्रोसीड, ठीक है? अगर केसी की वैल्यू 10 टू द पावर -3 होना चाहिए यहाँ पे, 10 टू द पावर -3 से कम है, तो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, ठीक है? इफ केसी इज़ लोअर दैन 10 टू द पावर -3 जो रिएक्शन है वो पूरी नहीं होगी, इवन आप ये भी कह सकते हो कि वो कंप्लीट होगी ही नहीं। If Kc is in the range of 10 to the power -3 to 10 to the power 3, appreciable concentration of both reactant and product are present. अगर Kc की वैल्यू 10 to the power -3 से 10 to the power 3 तक की रेंज में है, तब आप कह सकते हैं वो रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे आकर अटक जाएगी। उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके, ईज़ी है। तो 3 चीज़ ये थी, ये मैंने आपको बता दी और इससे पहले जितनी भी चीज़ें बताई आज सारी की सारी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। अब इसका एक बहुत अच्छा लॉ दैट इज़ लॉ-शॉर्टली प्रिंसिपल हम करेंगे कल की क्लास में। सो गुड बाय एवरीवन। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल और जिनकी टीजीटी की क्लास होनी है वो रात को जॉइन करना 9:30 बजे क्लास होगी टीजीटी की, ठीक है? गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड डे। आप लीव कर सकते हैं क्लास और नोट्स वगैरह सब आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाते हैं, वहाँ से सर्च कर लेना। रिकॉर्डिंग्स अभी थोड़ी देर बाद अपने आप ही उस पे आ जाएगी ऐप पर, आप देख लीजिएगा।